गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं सिंपल भाटी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा 11 चैप्टर चल रहा है। 11 चैप्टर में हमने जो पढ़े हैं केंद्रीय बैंक का इतिहास, केंद्रीय बैंक के कार्य, केंद्रीय बैंक की साख नियंत्रण की विधियाँ, ये पढ़ी हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं साख नियंत्रण में कठिनाइयाँ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सभी बच्चों को वैसे तो चैप्टर समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो दोबारा से स्कूल में रिवीजन तो चलेगा। ठीक है, पढ़ाई चलेगी तो तब दोस्त समझा दूंगी और अच्छे से। देखो, साख नियंत्रण के कार्यों में निम्नलिखित कठिनाई आती है। जब हमारी केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण करती है तो उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले पढ़ते हैं हम असंगठित बैंकिंग व्यवस्था। जो हमारे देश की बैंकिंग व्यवस्था है वो संगठित नहीं है, असंगठित है। ठीक है, तो केंद्रीय बैंक को अपनी नीतियों के कार्य विनियम में सफलता नहीं मिल रही। मतलब कि जो केंद्रीय बैंक कार्य करती है, उनके लिए नीतियाँ अपनाती है साख को नियंत्रण करने के लिए, उसमें केंद्रीय बैंक को सफलता नहीं मिल पाती। क्यों नहीं मिल पाती है? क्योंकि असंगठित बैंकिंग व्यवस्था है। किसी की आर्थिक कंडीशन अच्छी है, किसी की कम है, तो केंद्रीय बैंक को काफ़ी कठिनाइयाँ आती हैं। सेकंड है आपका समस्त बैंकों पर नियंत्रण का अभाव। हमारे केंद्रीय बैंक सभी बैंकों पर नियंत्रण नहीं रख पाती है। इसका एक प्रमुख कारण यह भी है कि इंडिया के अंतर्गत जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो जिसके कारण जो हमारी केंद्रीय बैंक है वहाँ पर असफल हो रही है। और कुछ देशों में ठीक प्रकार से केंद्रीय बैंक कार्य भी करती है, नियंत्रण भी करती है, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जिनमें केंद्रीय बैंक नियंत्रण नहीं रख पाती हैं। परिणाम स्वरूप केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण में पूर्णतः सफल नहीं हो पाता है। जो हमारा केंद्रीय बैंक है पूरी तरह से साख को नियंत्रित करने में सफल नहीं हो पाता है। गैर बैंकिंग तत्वों का प्रभाव। केंद्रीय बैंक पर गैर बैंकिंग तत्वों का प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है? मुद्रा बाजार में अनेक बार अत्यधिक आशावाद तथा अत्यधिक निराशावाद जैसे गैर बैंकिंग तत्व व्यापारिक जगत को अत्यधिक प्रभाव करते हैं। कहते हैं ना, शेयर मार्केटिंग बढ़ गया, शेयर मार्केटिंग गिर गया, तो कभी कभी आशावाद कभी कभी बहुत ऊंचे उठ जाता है मुद्रा बाजार में, और कभी कभी निराशावाद। तो जिससे जो हमारी केंद्रीय बैंक है वो ठीक प्रकार से अपने अत्यधिक व्यापारिक जगत में अपना अत्यधिक प्रभावित नहीं कर पाती है। अतः ऐसी दिशा में साख नीति का सफल होना कठिन हो जाता है। हमारी जो साख नीति है उनका सफल होना कठिन हो जाता है। फोर्थ है आपका साख के सभी स्वरूपों पर नियंत्रण नहीं। हमारी जो केंद्रीय बैंक है साख के सभी स्वरूपों पर नियंत्रण नहीं कर पाती है। केंद्रीय बैंक केवल साख पर ही नियंत्रित कर पाती है, जबकि अन्य स्वरूप जैसे किताबी साख, जो किताब की साख होती है, हिसाब किताब जो तथा वाणिज्य साख आदि अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। इन्होंने कहा है साख के सभी शेयरों पर नियंत्रण नहीं। जो हमारी केंद्रीय बैंक है वो साख पर ही नियंत्रण रख पाती है, अन्य स्वरूपों पर नहीं, जैसे हमारी किताबी साख होती है या वाणिज्य साख। मुद्रा तथा पूंजी बाजार का प्रभाव। कुछ देशों में मुद्रा एवं पूंजी बाजार केंद्रीय बैंक की नीति से प्रभावित नहीं होते हैं। जो हमारे मुद्रा बाजार है और पूंजी बाजार है, शेयर मार्केटिंग है और आपकी मनी मार्केट, तो वो किससे केंद्रीय बैंक से प्रभावित नहीं होते हैं, बल्कि जो हमारा केंद्रीय बैंक है वो मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार के पीछे चलने लगता है। नेक्स्ट आपका साख के अंतिम उपयोग पर नियंत्रण में कठिनाई। जो साख का अंतिम उपयोग है उसे करने में कठिनाई होती है। केंद्रीय बैंक के लिए साख के अंतिम उपयोग पर नियंत्रण रखना कठिन कार्य है। मतलब कि साख का अंतिम उपयोग कहाँ तक है, इस पर वर्क करना केंद्रीय बैंक के लिए काफ़ी मुश्किल है। परंपराओं का अभाव। कुछ विकसित देशों में ऐसी परंपराएं स्थापित हो गई हैं कि केंद्रीय बैंक के संकेत मिलते ही व्यापारिक बैंक अपना पालन करने लगते हैं।
लेकिन भारत जैसे विकासशील राष्ट्रों में ऐसी परंपराओं का अभाव है। केंद्रीय बैंक के अनुसार व्यापारिक बैंक अपना कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, तो परंपराओं का अभाव भी है। आज की वीडियो में इतना ही रहने दो। ठीक है, आज ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया। कल मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर करा दूँगी। ठीक है, ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।